Welcome dear students, welcome to our channel PS Physics. So students, from the previous some lectures we have started one topic, magnetic effect of electric current. So in the today's lecture we are going to start the Ampere's circuit law. In some textbook the starting of the topic, that is moving charges and magnetism or magnetic effect of electric current, will be from Ampere's law, and in some textbook it will starting from the Biot-Savart's law. यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो टॉपिक है इसकी स्टार्टिंग कुछ ऑथर्स ये पॉइंट से करते हैं और कुछ ऑथर्स बायोट-सावर्ट्स लॉ से करते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द वीडियो. वी आर गोइंग टू सी द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. यस, सो लेट्स स्टार्ट द today's lecture, and please don't forget to subscribe the channel so you will get the latest notifications and the latest videos. See guys, ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था. अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट पास हुआ तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, and we are able to find the magnitude of that magnetic field just by the two laws. One is the Ampere circuit law and another is the Biot-Savart's law. Biot-Savart's law और एम्पियर सर्किट लॉ, दोनों में से एक का यूज करके हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. तो आज हम देखेंगे ये एम्पियर सर्किट लॉ एग्जैक्टली होता क्या है. सी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना पड़ेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉसेस लॉ के बारे में देखा था. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. देखिए, अगर आपने गॉसेस लॉ के बारे में देखा होगा तो गॉसेस लॉ ने क्या बोला था, क्लोज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. Close integral E bar dot ds bar is equals to Q divided by epsilon naught. E bar is the electric field intensity. Similarly, in this section we are taken the B. B is the magnetic field intensity. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E bar कंसिडर किया था, उसी प्रकार से हम मैग्नेटिज्म में, यानी कि यहाँ से आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिज्म ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, हम यहाँ पे B bar कंसिडर करेंगे. देखिए अब ये गॉसेस लॉ से ये किस तरह से आता है. दोनों में डिफरेंस एक है. हम गॉसेस लॉ के वक्त एक क्लोज सरफेस कंसिडर करते थे, यानी कि सरफेस मस्ट बी क्लोज, एंड इन द गॉसेस लॉ आल्सो वी हैड कंसिडर अबाउट दिस सिमेट्री. तो यहाँ पे भी हमें सिमेट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन एक डिफरेंस है, वहां पे हम क्लोज सरफेस कंसिडर करते थे. एम्पियर्स लॉ में हम लाइन इंटीग्रल कंसिडर करते, यानी कि स्मॉल लेंथ डीएल कंसिडर करेंगे. जैसे कि यहाँ पे डीएस था, यहाँ पे क्या आएगा, डीएल आएगा. यहाँ पे ई बार था, यहाँ पे क्या आएगा, बी बार आएगा. यानी कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई बार, हियर इज द बी बार, हियर इज द डीएस, हियर इज द डीएल. क्लोज सरफेस, लाइन, स्मॉल लाइन. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या बन जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. So this is the basic some similarities of the electrostatics and magnetism. Once you get the electrostatics, magnetic section is very much easy. चलिए now see the statement of the Ampere circuit law. Line integral of magnetic field is product of algebraic sum of current and permeability of free space. See, line integral of magnetic field, dl is the ds small length, b bar dot dl bar is equals to permeability times algebraic sum of the current. This is the statement of the law, and you have to learn this particular statement, that is a line integral of magnetic field is product of परमिएबिलिटी एंड द करंट. देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, फिर से एक बार गॉस लॉ इमेजिन कीजिए. हमने गॉस लॉ में क्या किया था, एक सरफेस कंसिडर करते थे. अगर दो चार्जेस सरफेस के इनसाइड हो गए और एक चार्ज अगर सरफेस के बाहर हो गया, तो हम वही चार्ज कंसिडर करते थे जो सरफेस के अंदर होगा. जो चार्ज सरफेस के बाहर होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं था. क्यों? बिकॉज गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ? The total flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. जस्ट एक वर्ड पे फोकस कीजिए, enclosed by that surface. यानी कि एक स्पेयर अगर मैंने लिया तो स्पेयर के अंदर जितने चार्जेस होंगे उतने ही चार्जेस हम कंसिडर करेंगे. बाहर की चार्जेस जितने होंगे हमें उससे कोई लेना देना नहीं. सिमिलरली एम्पियर्स लॉ में आएगा. एम्पियर्स में खाली चार्ज की जगह पे हमें करंट लेना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल आप कंसिडर करेंगे. एग्जाम्पल, सपोज ये पूरे हमने कंडक्टर लिया, यहाँ से करंट I1 जा रहा अपर साइड, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5. अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस अगर कंसिडर किया
according to the statement of Ampere's law, we have to consider algebraic sum of current enclosed by that surface. Algebraic sum of current enclosed by that surface. यानी कि बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट, इतना तो पूरा कांस्टेंट आएगा. म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी. व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी. गुड. सी दिस I2 प्लस I3 माइनस I4. यहाँ पे I1 एंड I5 के बारे में हमने मेंशन नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज इट इज आउट ऑफ दैट सरफेस. बिकॉज वो उस पर्टिकुलर सरफेस के बाहर है, इसलिए हमने इन दोनों को कंसिडर ही नहीं किया. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लिया? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सी द डायरेक्शन ऑफ I2 एंड I3 सेम बट I4 इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस. अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो हम उसके अलजेब्रिक सम में क्या करते हैं? माइनस साइन पुट करते. सिमिलरली बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I4. ये पूरा टर्म हो गया अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, और इसीलिए हम स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज करते हैं अलजेब्रिक सम. बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई एनक्लोज, यानी कि इनसाइड में करंट कितना होगा उतना हम ले सकते. देखिए सिंपली आप गॉसेस लॉ से भी कर सकते. ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लो. यहाँ पे था ई बार, यहाँ पे आ जाएगा बी बार. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डी एस यानी कि स्मॉल सरफेस कंसिडर करते थे, यहाँ पे छोटी सी एक लेंथ कंसिडर करेंगे. ओके सॉरी, यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा. यहाँ पे होता है चार्ज, यहाँ पे होगा करंट, यहाँ पे परमिटिविटी, यहाँ पे परमियाबिलिटी. यू गॉट द कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी एंड मैग्नेटिज्म में परमियाबिलिटी. वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सी द सिमिलरिटीज. चलिए यहाँ पे अभी एम्पियर्स लॉ यूजफुल कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं, उसके लिए 2 या 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. वो चीज़ें पहले आप लोग समझ लीजिए. देखिए होता क्या है, अगर हमने एक सर्कल कंसिडर किया, देखिए अगर इस तरह से हमने एक सर्कल कंसिडर किया, सपोज दिस इज अ सर्कल. 2 पर है, एक तो करंट इनसाइड होगा और ये लाइक दिस. अब ये क्रॉस मतलब करंट इनवर्ड. क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इनवर्ड. डॉट का मीनिंग क्या होता है? आउटवर्ड. क्रॉस मीन्स इनवर्ड, डॉट मीन्स आउटवर्ड. ओके, ये समझने के लिए आप इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट. क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, दिस एलिमेंट इज dl. मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ dl, दैट्स इट. व्हेन b बार इज टेंजेंशियल टू द लेंथ, यानी कि dl एंड b दोनों में एंगल हर बार 0 ही चाहिए. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए अगर मैंने इसको ऐसा लिखा b डॉट डी एल डॉट कॉस थीटा तो कोई दिक्कत, वेक्टर है p बार डॉट q बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा. अब देखिए अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए तो थीटा 0 आ गया, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1. तो हमें कुछ ना कुछ तो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई b डॉट डी एल. चलिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई. आप बोलेंगे सर अगर b बार एंड डी एल बार टेंजेंशियल नहीं हो गए, सपोज कंसिडर करेंगे दोनों में एंगल आ गया 90. दोनों में एंगल कितना आ गया? 90, यानी कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस तरह से लिया. कॉस 90 कितना होता है? 0, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 0. टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0. क्यों 0 आएगी? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसिडर हम कर रहे हैं ये लूप, पूरा करंट इस लूप के बाहर से फ्लो होगा, अंदर से नहीं होगा. ठीक है, सो ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए नीट वाले बच्चों स्पेशली. ऊपर से आपने अगर इतना भी स्टेटमेंट याद रखा, इट्स मोर देन इनफ. बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड. सिर्फ इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंसिडर द करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड दैट लूप, नॉट विच इज फ्लोइंग आउटसाइड दैट लूप. ठीक है, जो लूप आप कंसिडर करेंगे ओपन लूप, उसके अंदर से जितना करंट फ्लो. नाउ लेट्स सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. अब अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेट वायर कंसिडर की विच इज इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वायर इज इनफाइनाइट हियर एंड हियर आल्सो इट इज इनफाइनाइट. अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम एक लॉ यूज करने जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एम्पियर्स लॉ. देखिए बच्चों हमने सिमिलर एक्सप्रेशन बायो सावर्ट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं. आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने किया था. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिमिलर एक्सप्रेशन एम्पियर्स लॉ के हिसाब से करेंगे. देखिए अभी देखिए कुछ बुक्स ऐसे बोलते हैं कि एम्पियर्स लॉ इज
नॉट यूजफुल एवरीवेयर। पर अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़े तो वो स्टैंडर्ड बुक्स ये कहती कि वी आर एबल टू यूज एम्पियर्स लॉ एवरीवेयर बट जस्ट देयर आर सम कंडीशंस मस्ट बी फॉलो। अगर आपने कुछ कंडीशंस के हिसाब से अगर उसे अप्लाई किया तो सारे जगह पे बायोट-सावर्ट्स लॉ की यूज ही नहीं होगा, हम सीधा एम्पियर्स लॉ से सारे के सारे एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में वो है नहीं, अभी बीएससी एमएससी के वक्त शायद से ये सिलेबस में आएगा। चलो देखिए, अभी इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने एक कंडक्टर लिया, उसमें से अगर करंट आ जाता होगा तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो सिंपली यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए अप्लाई कीजिए। अगर करंट ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस आर बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की, सपोज दिस लेंथ इज अ डीएल एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड बी। मैंने अभी बोला था कि एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल ओनली व्हेन डीएल एंड बी बोथ आर इन अ टेंजेंशियल वे। दोनों में एंगल कितना होना चाहिए? हर बार 0 ही होना चाहिए। अगर एंगल 0 नहीं होगा तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। चलिए अभी अगर आपने इसका टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू इमेजिन कीजिए, ये ऐसी वायर आ गई, ठीक है, ऊपर से ऐसी वायर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। देखिए इसका अगर आपने टॉप व्यू के हिसाब से अगर देखा तो इस प्रकार से कुछ तो भी बन जाएगा। करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स डॉट, करंट आउटसाइड आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज आउटसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। अगर आपने यहाँ पे डीएल कंसिडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी। अगर आपने यहाँ पे डीएल किया तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डीएल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डीएल, दिस इज द मैग्नेटिक। आप डीएल कहीं पे भी कंसिडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप क्या कहेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। इसी एक्सप्रेशन को अगर हमने ऐसे लिखा बी डी एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत? ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। आई रिपीट, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। भाई बी एंड डी एल दोनों में जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। दोनों एक दूसरे को टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल मतलब थीटा कितना आएगा? 0। तो इफ थीटा इज 0 दैट मीन्स cos 0 इज 1 एंड वी विल गेट दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। चलिए स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप देखेंगे। जो कॉन्स्टेंट्स उसे बाहर निकालो, जो चेंज होगा उसे अंदर लो। देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे ये डीएल पसंद है, मैं बोलूँगा नहीं भाई मुझे ये पसंद है। हर एक ने अगर ये डीएल 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 मैंने ऐड किया तो हमें एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक सर्कल मिलेगा। यानी कि अगर हमने पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस लिया तो यहाँ पे आएगा बी डॉट 2 पाई आर। क्या आएगा ये? बी डॉट 2 पाई। देखिए दोस्तों, सीधा गॉसेस लॉ और एम्पियर लॉ दोनों को इक्वेट करने का प्रयास करो। गॉस लॉ में भी हमने वो 4 स्टेप ही यूज किए थे। पहले हम क्या फाइंड करते थे? ई बार डॉट डी एस बार ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद में हम डी एस को फाइंड करते थे, उसके बाद में हम टोटल चार्ज फाइंड करते थे। यहाँ पे भी स्टेप नंबर 3 में हम वही करेंगे, टोटल करंट। लेकिन एक बात बोलो, यहाँ पे तो एक ही कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर में से 2 करंट नहीं हो सकते। तो करंट कितना आएगा? आई। करंट कितना आएगा? आई। ठीक है, गुड। 4th स्टेप, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। अप्लाई एम्पियर्स लॉ। चलो देखो, अभी अगर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी बार डॉट डी एल बार की वैल्यू कितनी आई? बी डॉट 2 पाई आर। बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। This is the final expression for the magnetic field due to infinite straight current carrying wire. हर जगह पे देखिए, जैसे गॉसेस लॉ में 3 एप्लीकेशंस थे। पहला एप्लीकेशंस कौन सा था? दैट वी आर सीन इन द गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा था? सिलेंडर का था, यानी कि लीनियर चार्ज के लिए हमने वो कंसिडर किया था। सेकेंड कौन सा था? पॉइंट नियर एंड आउटसाइड। थर्ड कौन सा था? प्लेन शीट। Similarly, we will study the 3 applications of Ampere's law for the solenoid also, for the toroid also, and this is one for the straight infinite current carrying wire also. So this is the first application of Gauss's law. Sorry, I am so sorry, application of Ampere's law. ठीक है, तो एक बार गॉस लॉ आप रिवाइज कर लीजिए।
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा उसी प्रकार से सारा मैग्नेटिज्म में आएगा भाई, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दे आर एक्चुअली नियर अबाउट सेम थिंग. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. बी इज इक्वल टू, सो अब ये जो बिट है, बी बार ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, and here we have to consider a hollow cylinder. This point is very much important for the JEE aspirants. ये वाला पॉइंट JEE मेंस के लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस रखता है. नीट और CET वालों को इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हमने एक सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर किया, देखिए ऐसे अगर ऐसा हमने इस तरह से वायर कंसिडर किया, हॉलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर हॉलो है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए इसमें, अगर आपने इस तरह से एक सिलेंडर कंसिडर किया, अंदर से पूरा हॉलो है, यानी कि करंट उसके सरफेस में से जाएगा. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज देखिए उस सिलेंडर की रेडियस है R, सिलेंडर की रेडियस हमने कैसे कंसिडर की R, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना. देखिए इस तरह से ऐसा सिलेंडर होगा, अगर आपने टॉप व्यू देखा तो इस तरह से दिखेगा, यानी कि करंट ऐसे इस तरह से ऊपर आएगा, सेंटर में कितना करंट रहेगा, 0 रहेगा. तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट कंसिडर करनी, एक तो पॉइंट सिलेंडर के अंदर यानी कि इनसाइड रहेगा, दूसरा पॉइंट सिलेंडर के बाहर यानी कि आउटसाइड रहेगा. सो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए. लेट कंसिडर सपोज दिस पॉइंट इज इनसाइड दैट सिलेंडर एंड दिस पॉइंट इज आउटसाइड दैट सिलेंडर. एनी प्रॉब्लम? पॉइंट P इज इनसाइड, पॉइंट R इज आउटसाइड. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. ओके, अगर सिलेंडर हॉलो नहीं होगा तो ये सारे कंडीशंस अलग हो जाएंगे, वो देखेंगे हम. अब देखिए इनसाइड अगर होगा तो क्या होना चाहिए, B बार डॉट DL बार, B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड. अगर आपने एम्पियर्स लॉ स्टार्टिंग से अगर ठीक तरह से देखा, उसके बारे में सोचा, तो आपको एक समझ में आएगा कि हम यहाँ पे उसी करंट को कंसिडर करेंगे जो करंट अंदर से जाएगा. अब इमेजिन कीजिए अगर पॉइंट P सिलेंडर के इनसाइड होगा, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो अंदर जाने वाला करंट कितना होगा, 0 होगा. करंट 0 क्यों होगा, बिकॉज देखिए सिलेंड्रिकल वायर करंट आए ऑन इट्स सरफेस, सिलेंडर के सरफेस में ही करंट पॉसिबल है, अंदर करंट कितना है, 0. यानी कि अगर इनसाइड में करंट ही 0 होगा तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की आंसर कितना आएगा, 0. यानी कि अगर आपने एक हॉलो सिलेंडर कंसिडर किया, उसके इनसाइड अगर एक पॉइंट कंसिडर किया, कहाँ पे भी लो, तो उस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी. गॉट इट? अब इमेजिन कीजिए ये सिलेंडर का टॉप व्यू हम इमेजिन करेंगे, टॉप व्यू यानी कि इस तरह से दिखेगा. देखिए करंट इज लाइक दिस, आउटसाइड, यहाँ पे भी करंट आउटसाइड, यहाँ पे भी आउटसाइड, यहाँ पे भी आउटसाइड, यहाँ पे भी आउटसाइड, लाइक दिस. अब हमारा R पॉइंट यहाँ पे, यानी कि इस सिलेंडर की रेडियस कितनी थी, कैपिटल R. यहाँ पे हमने पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया, स्मॉल r, यानी कि नाउ दिस पॉइंट इज आउटसाइड दैट पर्टिकुलर सिलेंडर. इस सिलेंडर का अगर ये सरफेस होगा तो करंट इस तरह से बाहर आएगा, करंट इज ऑलवेज इन आउटसाइड डायरेक्शन. अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी फाइंड कर सकते हैं. देखिए अगर हमने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर किया, सपोज दिस लेंथ इज DL, दिस लेंथ इज DL एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि वन मोर टाइम, B डॉट DL डॉट cos 0, सीधा 0 ले लेंगे, म्यू नॉट इंटू I cos 0, यानी कि थीटा की वैल्यू हमने 0 क्यों ली, बिकॉज B एंड DL बोथ आर टेंजेंशियल टू ईच अदर. ठीक है, चलिए B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. B को अगर बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, म्यू नॉट इंटू I. अब देखिए अगर DL 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 सारे DL अगर मैंने ऐड किए, जैसे कि हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था, तो टोटल DL कितना बन जाएगा, टोटल DL कितना बन जाएगा, सर्कल का सरकमफरेंस बन जाएगा. कितना बन जाएगा, सर्कल का सरकमफरेंस बन जाएगा. यानी कि B डॉट 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सिंपली गेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है JEE मेंस के लिए, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ भी कंडीशन ही बदल दी. 2 कंडक्टिंग वायर लिए, इमेजिन कीजिए सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल सरफेस में से ही करंट जाएगा, अंदर पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0. अगर बाहर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इस तरह से आएगी. चलिए आप बोलेंगे सर ये तो हो गया हॉलो सिलेंडर के लिए. अगर हमने पूरा यानी कि हॉलो सिलेंडर न लेते हुए अगर हमने पूरा सिलेंडर कंसिडर किया, तो उसमें तो अंदर से भी करंट जाएगा, फिर वहां पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा. आई विल जस्ट गिव यू द हिंट.
वहां पे आप करंट फाइंड कर सकते एक फैक्टर के हिसाब से, और वो फैक्टर रहेगा करंट डेंसिटी। कौन सा फैक्टर रहेगा? करंट डेंसिटी, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी, J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। I इज द करंट, A इज द एरिया। हम देखेंगे, वो भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस लेक्चर वी आर सीन द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज द एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। बी एंड डी एल ऑलवेज टेंजेंशियल ही होने चाहिए। सेकेंड, हमने देखा कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होगा। थर्ड, हमने देखा कि सिलेंडर अगर हॉलो सिलेंडर होगा तो उस ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सप्रेशन हमने देखा, बी डॉट 2 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अभी मेंस में इस पे ग्राफ के बेस भी क्वेश्चंस आते हैं, जो जल्दी देखिए एक बार इसका ग्राफ हम किस तरह से निकाल सकते। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास किया तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी, यानी कि पॉइंट अगर इनसाइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0, लाइक दिस। सीधा सीधा पैरेलल टू एक्सिस लाइन खींच दीजिए, यानी कि ये वाले पॉइंट तक स्मॉल आर इज लेस देन कैसे रहेगा? कैपिटल आर। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड सडनली मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? मैक्सिमम। और उसके बाद में धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगी, बिकॉज उसके बाद का जो रिलेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दिस इज द ग्राफ। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। यानी कि जब पॉइंट इनसाइड था तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो गई? जिस ये वाले पॉइंट, यानी कि ये वाले पॉइंट पे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल। यानी कि ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगी? कम होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि अभी हमने एक बात कही थी कि सर अगर हमने एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर किया कि जिसके पूरे एरिया में से करंट फ्लो होगा, लेकिन इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्मली करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा, आप उसे पूरी तरह से हेडिंग लगा दीजिए। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। गुड। चलिए देखिए, फिर अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी तो हम यहाँ पे एक पॉइंट फिर से कंसीडर करेंगे, पी पॉइंट, डिस्टेंस रहेगा स्मॉल आर। पहली कंडीशन, आर इज लेस देन स्मॉल आर। अब देखो, अगर उसका टॉप व्यू अगर हमने देखा तो ये रहेगा सिलेंडर और ये रहेगा अपना पॉइंट, यानी कि ये कंडीशन हो गई कैपिटल आर की और ये वाली कंडीशन हो गई स्मॉल आर की। अब देखिए, यहाँ पे हर जगह पे करंट रहेगा, यहाँ पे हर जगह पे करंट रहेगा, तो फिर इसे कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमने लास्ट कंडीशन में जब हम हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया था तब इनसाइड के केस में हमने करंट को 0 किया। क्यों 0 किया? बिकॉज करंट सरफेस से ही जा रहा था। अब तो यहाँ पे पूरे एरिया में से करंट फ्लो हो रहा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि मैंने अभी एक चीज़ आपको याद दिलाई कि करंट डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। देखिए, P यहाँ पे अगर मैंने कंसीडर किया, ये DL, ये B, यहाँ पे एक लिया DL, ये B, फिर से DL, फिर से B, फिर से DL, फिर से B। किसी भी पोजीशन पे लो, एंगल तो 0 आ जाएगा। B डॉट DL डॉट cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यानी कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अभी DL तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, DL यानी कि सीधा 2 पाई आर बन जाएगा। B डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे एक ही कॉम्प्लिकेशंस है कि करंट कैसे फाइंड करें। तो करंट के लिए एक चीज तो आप लोग कर सकते हैं, वो चीज क्या होगी? देखिए, करंट फाइंड करने के लिए आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, सर J इज गिवन बाय फॉर्मूला I अपॉन A। तो फिर हम I को इस तरह से लिख सकते हैं, J अपॉन A। करंट तो टोटल एरिया में से फ्लो होगा, ठीक है। अगर हमने सर्कल लिया तो इस सर्कल, यहाँ पे भी आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड, हर तरफ आउटसाइड, लेकिन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी कि हम सीधा पूरा एरिया कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो फिर से कंडीशन बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, मेंस की यही खासियत है, एक वर्ड अगर बदल गया तो पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता। तो फिर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे यूनिफॉर्मली दिया है, यानी कि वी आर एबल टू कंसिडर I इज इक्वल टू J डॉट पाई आर स्क्वेयर, J डॉट पाई आर स्क्वेयर। तो फिर देखिए क्या आएगा, B डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू J इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई पाई गेट कैंसल, आर आर गेट कैंसल,
P dot 2 is equals to म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर. ठीक है, तो फिर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. This is the magnetic field. Mu naught is the permeability, R is the distance, J is what? Current density. J is what? Current density. So this is the expression for the cylinder. If current is flowing over cross section, in the last expression we have taken the hollow cylinder. So this is what the total expression for the today's lecture. See the outline of today's lecture. At very first we had seen what is the Ampere's law. After that the few application of the Ampere's law, what exactly the situation up to which we are able to apply that Ampere's law. And these two things are very much important, that is the hollow cylinder and this type of cylinder, which is very important for the J-mains purpose. NEET, for the NEET aspirants, इतना डेप्थ में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी prepare for the worst. ठीक है, so this is all about the today's episode, students. So just go through all this lecture and prepare your own notes. Thank you.